नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में। दोस्तों, आज हम आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। ये मौलिक अधिकारों का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, जहाँ पर चर्चा करने वाले हैं उन 3 महत्वपूर्ण अधिकारों का। ये सेकंड टॉपिक मौलिक अधिकारों का। तो टॉपिक का नाम होगा दोस्तों मौलिक अधिकार। अरे वो आते ना आते मैं भैया लोग मेरे भोपाल में करते आ जाता है फोन दे दे रे। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिकारों से रिलेटेड, जहाँ पर बात करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण अधिकारों का। 3 महत्वपूर्ण अधिकारों में जैसे अपन ने पहला अधिकार बताया था आपको दोस्तों पिछली क्लास में, समानता का अधिकार, और जिसका वर्णन किया गया है 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा अधिकार बताया था दोस्तों आपको स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार बताया था? स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसका वर्णन किया गया था 19 से लेकर के 22 तक। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार बताया था दोस्तों, वह बताया था अपन ने शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जिसका वर्णन किया गया था 23 और 24 में। लेकिन एक क्वेश्चन हमने यहाँ बताया था कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया। किससे? अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्लियर? तो अपन को यहाँ ये क्लियर करना है कि जैसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में। क्लियर है दोस्तों? तो पहले अपन को यहाँ एक अनुच्छेद और क्लियर करना है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। यानी पहले अपन उनको भी क्लियर कर लें, फिर आते हैं अपन समानता के अधिकार पर। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? कल आता है अनुच्छेद 12 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात राज्य का अर्थ क्लियर किया गया। क्या क्लियर किया गया? राज्य, स्टेट। राज्य शब्द का अर्थ क्लियर किया गया कि राज्य क्या है। क्लियर दोस्तों? ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जो मौलिक अधिकारों का रक्षक होगा, रक्षक बोले तो बॉडीगार्ड, क्या बोलते हैं? रक्षक। तो याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक होगा वह होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो कल आता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 226 यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी होता है। क्लियर? तो क्योंकि ये दोनों अभिलेख न्यायालय की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो जैसे पहला अधिकार अपन क्लियर करने जा रहे हैं दोस्तों, समानता का अधिकार। क्या होती समानता? तो आप शब्दों को समझो, क्या शब्दों को समझना। समानता, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी स्वीट से 1 kg मिठाई लाता हूँ, यानी किसी मिठाई की दुकान से मैं 1 किलो मिठाई लाता हूँ। मान लीजिए एक भाई को मैंने कितने 800 ग्राम दिए और एक भाई को 200 ग्राम दिए। तो क्या वो समानता होगी कि असमानता होगी? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों कि वह समानता है कि असमानता। यानी भारतीय संविधान में जो पहला महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है वो समानता का अधिकार, अर्थात समानता से आशय होता है कि भारतीय संविधान द्वारा या भारत सरकार के द्वारा किसी के साथ किसी भी प्रकार से असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अर्थात इस अधिकार का वर्णन किया गया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 यानी 18। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 14 कहता है विधि। विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है? विधि। चाहे विधि कह लें, अब चाहे कानून कह लें, तो विधि के समक्ष समानता। यानी अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि यानी कानून, यानी कानून की नजरों में सभी भारतीय एक समान होंगे, अर्थात किसी के साथ किसी प्रकार से असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी कानून के समक्ष समानता। कल आएगा कि विधि के समक्ष समानता किसमें वर्णित है? तो आर्टिकल 14 में है। यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 में। 15 में आते हैं, 15 में आते हैं, जैसे आपने सुना होगा धन।
एक शब्द आता है भाषा, एक शब्द आता है जाति, और एक शब्द आता है लिंग, और एक आता है मूल वंश यानी जन्म। क्लियर दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म। अब ये धर्म क्या होते हैं? जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। भाषा क्या होती? लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, भाषा मान लीजिए अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, समझ रहे हैं ना दोस्तों? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, ये सब क्या है? भाषा है। जाति, अब देखते हैं जातियाँ क्या होती हैं दोस्तों। जैसे अपन ने कहा कुर्मी या पटेल, तो जैसे कुर्मी ये क्या है? जाति है। पटेल ऊपर जाति है। तो जैसे पंडित, ठाकुर, बनिया, ये सब लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों? वैश्य और अपना खरे वगैरह जितने भी जातियाँ, और लिंग यानी स्त्री पुरुष, मूल वंश यानी जन्म। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, भाषा, जाति, लिंग, मूल वंश आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार से असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नजरों में सभी भारतीय एक समान होंगे। वहीं अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग और मूल वंश या जन्म आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार से असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया अवसर। क्या कहा गया दोस्तों? अवसर। अब अवसर का मतलब होता है सरकारी नियोजन, यानी याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी सरकारी नौकरी निकालती है, रिक्ति निकालती है, विज्ञप्ति निकालती है, पद निकालती है, तो सभी बच्चों को एक समान की समानता प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अवसर का मतलब होता है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा जो भी विज्ञप्तियाँ, नियुक्तियाँ या रिक्तियाँ या सरकारी नौकरियाँ निकाली जाएगी, उनमें सभी बच्चों को एक समान की समानता प्रदान की जाएगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हाल ही में कुछ समय पहले पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो क्या पुलिस की वैकेंसी में कहीं ऐसा लिखा गया था भाई कि गोरे चिकने बच्चे फार्म डालेंगे, अगर काले बच्चे फार्म डालते तो उनकी नाक काट ली जाएगी? अगर ऐसा लिख के आता तो समानता ना होकर के क्या हो जाती? असमानता। लेकिन आर्टिकल 16 में कहा गया दोस्तों कि सभी भारतीय बच्चों को एक समान की समानता प्रदान की गई है सरकारी पदों पर, अर्थात सरकारी नौकरियों पर। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता। क्या कहा गया दोस्तों? 17 में कहा गया है अस्पृश्यता। क्या कहा गया दोस्तों? अस्पृश्यता। और इसका मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है दोस्तों? छुआछूत। क्लियर? क्या होता है? छुआछूत। यानी अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई होगी, अर्थात छुआछूत क्या होगी? सामाजिक बुराई। कई लोगों के दिमाग में क्या होगा? सामाजिक बुराइयां क्या होती है? तो लाखों अनेकों सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त है, जैसे कन्यावाद, रूढ़िवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद और अशिक्षा, ऐसी लाखों मतलब सामाजिक बुराइयां व्याप्त है। उनमें से एक बुराई, सामाजिक बुराई है छुआछूत यानी अस्पृश्यता। एक सामाजिक बुराई होगी और भारत सरकार के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? दी एंड किया जाएगा, अर्थात समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 18 पर बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, इसमें आएगा दोस्तों उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान में उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया अनुच्छेद 18 में, अर्थात अब कौन सी उपाधियाँ होंगी दोस्तों? जैसे समाज में लंबरदार, मुखिया जी, मेहमान जी, प्रधान जी, जमींदार, ठेकेदार, ऐसी अनेक प्रकार की मतलब उपाधियाँ व्याप्त है। लेकिन आर्टिकल 18 में स्पष्ट किया गया है कि उन सभी उपाधियों का अंत किया जाएगा। केवल सैन्य विभाग और एजुकेशन विभाग को छोड़कर जितनी भी अनावश्यक उपाधियाँ हैं, उन सभी अनावश्यक उपाधियों का क्या किया जाएगा दोस्तों? दी एंड किया जाएगा। तो आते हैं दोस्तों पहला का समानता का अधिकार, जिसका वर्णन 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि या कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून की नजरों में सभी भारतीय एक समान होंगे। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया दोस्तों? 15 में कहा गया है धर्म, भाषा, जाति, लिंग, मूल वंश
आदि के आधार पर समानता अर्थात किसी के साथ किसी भी प्रकार से धर्म भाषा को लेकर के असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 16 में कहा गया अवसर। अवसर का मतलब है सरकारी नौकरियों पर समानता। यदि भारत सरकार और राज्य सरकार कोई सरकारी पद निकालती रिक्ति निकालती है तो सभी बच्चों को एक समान की समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई होगी और जिसका अंत भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। क्या किया जाएगा दोस्तों? उपाधियों का अंत। यानी हमने बताया कि सैन्य और एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर से जो उपाधियां लंबादार, नेताजी, मेहमान जी, मुखिया जी, प्रधान जी, ठेकेदार, जमींदार, मनसबदार, ये सब अनावश्यक उपाधियां जो समाज में पहले हुआ करती थी, उन सभी उपाधियों पर क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा, यानी दी एंड स्टॉप किया जाएगा। तो क्लियर दोस्तों, समानता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार था। अब बात करेंगे अपन सेकंड अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अधिकार? जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 19, 20, 21 का और अनुच्छेद 22 यानी अनुच्छेद 20, 19, 20, 21 का 22 में। स्वतंत्रता शब्द से ही स्पष्ट करें, दो शब्द होते, एक होता है स्वतंत्र और एक होता है परतंत्र। और स्वतंत्र और परतंत्र में बहुत ही अंतर होता है दोस्तों। स्वतंत्र और परतंत्र में क्या अंतर होता है, मैं एक अपनी बोलचाल की भाषा में क्लियर कर दूं कि जब हम अंग्रेजों के तेल लगा रहे थे, तो हम थे परतंत्र अर्थात गुलाम, और जब हम अंग्रेजों से तेल लगवा रहे हैं तो हम हो गए स्वतंत्र अर्थात आजाद। क्लियर दोस्तों? स्वतंत्रता तो भारतीय संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, परंतु अनुच्छेद 19 आपको 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। उनमें से अपन पहली स्वतंत्रता का नाम लेंगे अनुच्छेद 19 में। पहली स्वतंत्रता होगी कि आप एक भारतीय नागरिक हो और आप भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में निवास करें। याद रखिएगा, पहली स्वतंत्रता क्या है? निवास की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? निवास यानी आवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उनमें से पहली स्वतंत्रता है आप भारतीय नागरिक हो और भारतीय संविधान यह आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप भारत के किसी क्षेत्र में, दिल्ली में रहो, मुंबई में रहो, कोलकाता में रहो, कृष्णनगर में रहो, छतरपुर में रहो, इंदौर में रहो, गुजरात में रहो, महाराष्ट्र में, कहीं भी रहो, भारत सरकार किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगी। तो अनुच्छेद 19 की पहली स्वतंत्रता है आपको निवास करने की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता का जिक्र करते हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते अनुच्छेद 19 आपको दूसरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि भारत के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करें, भारत सरकार किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी। याद रखिएगा, भारत सरकार किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी। यह आपकी दूसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। यानी पहली स्वतंत्रता निवास की स्वतंत्रता थी और दूसरी स्वतंत्रता क्या है? आपकी घूमने की, यानी घूमने फिरने की, भ्रमण करने की। कौन सी स्वतंत्रता है? भ्रमण करने की। तो क्लियर, पहली स्वतंत्रता निवास की, दूसरी स्वतंत्रता भ्रमण की। अब तीसरी स्वतंत्रता की बात करेंगे दोस्तों कि तीसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता क्या है? आप एक भारतीय नागरिक हो और आपको अनुच्छेद 19 तीसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप शांतिपूर्ण कोई भी सभा करें, सम्मेलन करें, मीटिंग कराएं। याद रखिएगा दोस्तों, असेंबली बनाए, भारत सरकार किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी, परंतु शर्त रखी गई दोस्तों कि शांतिपूर्ण सही तरीके से होना चाहिए वो सभा। इसलिए सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये आपकी होगी, यानी तीसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता। 6 स्वतंत्रता है दोस्तों, तो चलते पर चौथी स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता क्या होगी? आप एक भारतीय नागरिक हो और अनुच्छेद 19 आपको यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपने जीवन गुजारने के लिए कोई भी व्यापार करें, किसी प्रकार का व्यवसाय करें, वाणिज्य करें, उद्योग लगाए, कल कारखाने लगाए, भारत सरकार किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो कि मान लीजिए आप ठाकुर हैं,
क्या हुआ, ठाकुर हुआ। और कला पंडे की, या हो सकता है आप जूतों की दुकान लगा लेंगे तो शिवराज सिंह भोपाल से आके ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने ठाकुर होकर ठाकुरों की नाक कटा ली और अंडे जूते की दुकान सजा ली, क्योंकि आप ठाकुरबाज में पहले हो, आप भारतीय नागरिक, और इसीलिए आपको अनुच्छेद 19 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है उनमें से एक है कि आप अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आप कोई भी व्यापार करें, कोई भी उद्योग लगाएं, कोई भी कल कारखाने लगाएं, भारत सरकार किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगी। तो ये है अपनी व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्लियर होगा दोस्तों, व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अपन पांचवी स्वतंत्रता की बात करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण, वह होगी प्रिंट एंड प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी होगी, प्रिंट एंड प्रेस की स्वतंत्रता। यानी आप एक भारतीय नागरिक हो और आपको दी गई मीडिया की स्वतंत्रता, प्रिंट एंड प्रेस। क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात ना हो तो मैं क्लियर कर दूं कि 2005 से आपको दे दिया गया सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार दे दिया गया दोस्तों, सूचना का अधिकार। अर्थात पांचवी जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है वह मीडिया की स्वतंत्रता। आप दोस्तों, आप जानकारी, आपको भारत सरकार क्या कर रही है, किस में बढ़ोतरी कर रही है, किस में घटाई रही कीमत, तो दोस्तों ये सब जानने का अधिकार दे दिया है, क्योंकि 2005 से आपको सूचना का अधिकार दे दिया गया है, अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का अधिकार आपको दिया गया है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और जो छठवीं महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होगी वह होगी बोलचाल के साथ रहन सहन की स्वतंत्रता। रहन सहन की स्वतंत्रता यानी जो छठवीं महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है वह बोलचाल के साथ रहन सहन की स्वतंत्रता। आप बोलना चाहते हैं दोस्तों कि बोलचाल कैसे, एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। आप बोलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, परंतु याद रखिएगा दोस्तों, आप मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है वो स्वतंत्रताएं आपकी सीमित है। आप अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते, और यह दोस्तों कानूनन अपराध है। क्या है, यह कानूनन अपराध है, क्योंकि स्वतंत्रताएं आपको जो 6 प्रकार की दी गई हैं वो उनकी एक सीमा रखी गई है, वो सीमित है ना कि असीमित है। तो क्लियर, पहली स्वतंत्रता क्या थी, पहली स्वतंत्रता थी निवास करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तीसरी सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, चौथी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, पांचवी प्रिंटिंग प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता, छठवीं बोलचाल के साथ रहन सहन की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 क्लियर होगा कि आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं ये प्रदान करता है। आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी अपराधी को किसी एक ही अपराध के लिए 2 बार अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी। यानी एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। मान लीजिए दोस्तों, आज नियम है कि एग्जाम्पल देके बताता हूँ दोस्तों, कि आज मान लीजिए रूल्स है, नियम है कि तमाचा मारने वाले को काला जाम खिलाए जाएंगे। आज नियम क्या है कि थप्पड़ लगाने वाले को काला जाम खिलाए जाएंगे, और कल रूल्स चेंज हो जाए कि थप्पड़ लगाने वाले को गोली मार दी जाएगी। तो दोस्तों जो आज थप्पड़ मारेगा और एक कल थप्पड़ मारेगा, टुमारो मारेगा, नेक्स्ट डे, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो जो आज थप्पड़ मारेगा, ये कल थप्पड़ मारेगा, तो दोनों का अपराध सेम होगा, बट दोनों की सजा अलग अलग होगी, क्योंकि आगे अनुच्छेद 20 स्पष्ट करेगा। मैं आगे बताऊंगा अभी अनुच्छेद 20 में। पहले बात मैंने एक ही क्लियर क्वेश्चन किया कि यदि कोई व्यक्ति एक साथ कई अपराध करता है तो उन अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, अर्थात 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 302 यानी हत्या की, मर्डर किया, 302 ये धारा है दोस्तों, ये क्या है, धारा, यानी ये कौन सी धारा है, ये है आपकी हत्या की धारा। क्लियर दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति एक हत्या करता है, मान लीजिए इसकी सजा है 20 साल, कितनी है, 20 साल, और अब 10 मर्डर करेगा तो भी सजा कितनी होगी, 20 साल, कितनी होगी, 20 साल। क्योंकि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी अपराधी को किसी एक ही अपराध के लिए अलग अलग 2 बार सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। अब दूसरी धारा पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। दूसरी चर्चा पर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 40 वर्ष, कितनी उम्र है, 40 वर्ष, और कई सारी अपराध एक साथ करता है। मान लीजिए 376 करता है, 377 करता है,
307 करता है, 302 करता है, इतनी सारी धाराएं एक साथ करता है। और इसकी सजा मान लीजिए 10 साल, इसकी सजा 20 साल, इसकी सजा 30 साल, इसकी सजा 40 साल, 40 30 70 100, कितना हुआ 100 हुआ। तो उसको ये कितना हुआ 100 हुआ। और जिस समय अपराध किया था उस समय आयु कितनी थी उस पुरुष की 40 साल। तो भाई साहब आपको क्लियर ना हो तो मैं क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश में भूगोल या मध्य प्रदेश का इतिहास कहता है कि यहाँ के जो मतलब लोग मतलब पुरुष है उनकी आयु कितनी आती गई है 60। ये जनगणना के आंकड़े हैं। यहाँ के मध्य प्रदेश में जो पुरुषों की आयु मेल की आयु है वो है 60 वर्ष और लेडीजों की आयु फीमेल की आयु कितनी दोस्तों 97 वर्ष। तो हम बात कहने जा रहे थे कि 40 वर्ष उसकी उम्र थी और एक साथ इतनी अपराध करता है, इतनी धाराएं लगती है उस पर। तो उन अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों। उसमें से उस अपराधी को एक ही सजा प्रदान की जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 100 साल ये 40 साल 140 साल दी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार मान लीजिए 60 वर्ष आयु बताई गई है मध्य प्रदेश में पुरुषों की। क्लियर दोस्तों। तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये माय गॉड अभी मेरा रॉन्ग नंबर आपने लगाया, अभी मुझे जेल काटनी है, सजा काटनी 376 की या 302 का। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इनमें से जो सबसे संगीन अपराध है उस अपराध के लिए सजा दी जाएगी और बाकी अपराधों के लिए क्या दी जाएगी, आपका जुर्माना दिया जाएगा। तो स्पष्ट हुआ दोस्तों कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, किसी अपराधी को एक ही अपराध के लिए, किसी अपराधी को एक ही अपराध के लिए 2 बार अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 20 में ही क्या कहा गया है दोस्तों कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया, जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया उस अपराध के लिए किस नियम का प्रावधान है या किस सजा का प्रावधान है, अर्थात उस अपराधी को वही सजा प्रदान की जाएगी जो अपराध करने के समय मुकर्रर या निश्चित की गई थी। तो बात करते दोस्तों अनुच्छेद 20 में पहला फैक्ट अपन ने क्या क्लियर किया कि किसी अपराधी को एक ही अपराध के लिए 2 बार अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, 2 बार अलग सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर दोस्तों, अलग सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर, 2 बार अलग सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 20 में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या क्लियर किया दोस्तों, दूसरा पॉइंट अपन ने क्लियर किया है कि किसी अपराधी के अपराध के करने के समय किस सजा का प्रावधान था और आगे यदि रूल्स चेंज होते हैं तो उस अपराधी को वो सजा दी जाएगी जो अपराध करने के समय मुकर्रर की गई थी। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने सुना होगा निर्भया कांड। क्या सुना होगा दोस्तों, निर्भया कांड। दिल्ली में जो ये घटित हुआ था निर्भया कांड, ये सुना होगा। उसमें दोस्तों मान लीजिए कि 4 अपराधी थे। कितने अपराधी थे, 4 अपराधी थे। वैसे एक 5 ड्राइवर शायद 5 लगा लेते हैं, लेकिन 4 अपराधी, मुख्य कितने अपराधी थे, 4। उनमें से 3 बालिग और 1 नाबालिग थे, यानी टोटल कितने हो गए 4। यानी 3 वो लोग थे जिनकी आयु 18 वर्ष प्लस और 1 वो था जिसकी आयु 18 वर्ष से कम, यानी ये 3 बालिग थे और 1 नाबालिग था। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया है और जिसे कहते हैं अपन जैनुल बिल। क्या कहते हैं दोस्तों, जैनुल बिल। हाल ही में ये नियम बनाया गया है जैनुल बिल और इस नियम में शर्त रखी गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो 16 प्लस और 18 माइनस, इस नियम की क्वालिटी बताई जा रही है दोस्तों, इस नियम की क्वालिटी बताई जा रही है जो जैनुल बिल बनाया है हाल ही में, उसमें शर्त रखी गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 16 प्लस है और 18 कम है, यानी 16.5 साल का है, 17.5 साल का है, 17.5 साल का है या 17 साल 11 माह का है। क्लियर, यानी 18 से तो कम हुआ ना दोस्तों। और वो 2 अपराध करता है। कौन कौन से 2 अपराध, एक तो करता है 376 और एक करता है डिसलॉयल्टी, यानी देश के साथ गद्दारी, देशद्रोही। दोस्तों जैनुल बिल में ये शर्त रखी गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आयु 16 प्लस 18 माइनस और वो 2 अपराध करता है, एक 376 यानी किसी के साथ बलात्कार करना और डिसलॉयल्टी यानी देश के साथ गद्दारी करना, देशद्रोही का कार्य करना। तो उससे 18 से जो कम था, 16 प्लस 18 माइनस,
उस बालक को वही सजा प्रदान की जाएगी जो एक वयस्क व्यक्ति को प्रदान की जाती है, एक जवान व्यक्ति को प्रदान की जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जिस समय निर्भया कांड दिल्ली में घटित हुआ था, जिस समय निर्भया कांड दिल्ली में घटित हुआ था, उस समय आपका जेनरल बिल नहीं था, इसलिए इस भाई को अलग सजा प्रदान की जाएगी और इन 3 अपराधियों को अलग किस्म की सजा प्रदान की जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँ, मान लीजिए दोस्तों, आज रूल्स है भारतीय संविधान में, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लेकर दे रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसा रूल्स कोई नहीं है। मान लीजिए आज रूल्स है कि थप्पड़ लगाने वाले को काला जाम खिलाए जाएंगे और कल रूल्स चेंज हो जाए कि थप्पड़ मारने वाले को गोली मार दी जाएगी। तो याद रखिएगा, जब इनका फैसला होगा तो जो आज थप्पड़ मारेगा उसे काला जाम ही खिलाए जाएंगे, जो कल थप्पड़ मारेगा उसे गोली मार दी जाएगी। तो न्यायाधीश से वो ये नहीं कहेंगे कि श्रीमान जी हम दोनों का अपराध सेम है तो हम दोनों को सजा भी सेम मिलनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले ही अनुच्छेद 20 में स्पष्ट किया गया है कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया उस अपराध के लिए किस सजा का प्रावधान है, तो आगे यदि कुछ चेंज होते हैं तो उस अपराधी को वही सजा दी जाएगी जो अपराध करने के समय मुकर्रम की गई है, अर्थात निश्चित की गई है। तो क्लियर दोस्तों, अनुच्छेद 20 के दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अलग अलग सजा का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 20 में ही कहा गया है कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया उस अपराध के लिए किस सजा का प्रावधान है और आगे यदि रूल्स चेंज होते हैं तो उस अपराधी को वही सजा प्रदान की जाएगी जो अपराध करने के समय मुकर्रम या निर्धारित या निश्चित की गई थी। क्लियर? आते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन की दृष्टि से भी और आपके ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि अनुच्छेद 21 में कहा गया है दोस्तों जीवन जीने का अधिकार। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन जीने का अधिकार, यानी जियो और जीने दो। तो क्लियर करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन जीने का अधिकार। क्या कहा गया है? जीवन जीने का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अर्थात इस आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय संविधान सभी भारतीय नागरिकों को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उत्साहित नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उत्साहित नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और कोई व्यक्ति स्वतः की इच्छा से आत्महत्या नहीं करना चाहता है। याद रखिएगा, यह भी कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? जीवन जीने का अधिकार, अर्थात किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उत्साहित नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और कोई व्यक्ति स्वतः की इच्छा से आत्महत्या भी नहीं कर सकता। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, कोई डाई पी के, कोई फांसी लगा के, कोई सल्फास खा के, कोई आग लगा के, किसी प्रकार से आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों। यह कानूनन अपराध की श्रेणी में दोस्तों अज्ञात है इस चीज से कि यह भी कानूनन अपराध है। अब आप कई लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि मान लीजिए हमें आत्महत्या करना है तो उसके लिए कोई रूल्स नियम, हाँ बिल्कुल रूल्स नियम है। आपको एक क्या पत्र लिखना पड़ेगा श्रीमान जी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर कि श्रीमान जी फलाने ठिकाने राष्ट्रपति जी हम फलाने ठिकाने कारण से आत्महत्या करने जा रहे हैं। यदि वो कहते हैं यस आप आत्महत्या कर सकते हैं, तो लेकिन ठोस रीजन बताना पड़ेगा कि हमें लाइलाज बीमारी है, हम किस तंगी से परेशान है, उसका मैं ठोस कारण बताना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति जी आपकी मुहर लगाएंगे। किस पर? आपके सलाह पर या आपके प्रार्थना पत्र पर। तो दोस्तों क्लियर? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। अब दोस्तों एक स्पष्ट करते हैं, एक बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, यदि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, एक बार मैं क्लियर साफ कर दूं दोस्तों।
करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन कि हमने बताया अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 और 21 में देखिए जीवन जीने का अधिकार हमने आपको क्लियर किया। तो कल क्वेश्चन आता है कि यदि भारतीय संविधान में हमारा प्रेसिडेंट यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके, किसका? अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। अब देखिए आपात की बात आई तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से शामिल की गई हैं, जिनका वर्णन भाग 18 के अनुच्छेद 352, 356, 360 में किया गया है। तो दोस्तों इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? केवल राष्ट्रपति। तो हम बात क्या करने जा रहे थे कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर यदि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो मौलिक अधिकारों के कौन से अनुच्छेदों को छोड़ करके शेष सभी मौलिक अधिकार स्थगित किए जाएंगे? तो अनुच्छेद 20 को और 21 को। क्लियर हुआ दोस्तों कि यदि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति भाग 18 के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है अर्थात राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद क्या कर लिए जाएंगे? स्थगित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों क्लियर हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि कौन कौन से मौलिक अधिकार स्थगित किए जाएंगे या कौन से आर्टिकल स्थगित किए जाएंगे। तो क्लियर हुआ, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया। क्लियर? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें एक अपराध के लिए 2 बार सजा का प्रावधान नहीं है, इसमें जीवन जीने का अधिकार। अब बात करते हैं दोस्तों 21 का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अधिकार दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस अधिकार में दिया गया शिक्षा एवं संस्कृति, सॉरी इस अधिकार में दिया गया है आपको शिक्षा का अधिकार जो 7वां अधिकार बनने जा रहा है, इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? 21 का में कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। यानी कल क्वेश्चन आएगा कि 7वां मौलिक अधिकार कौन बनने जा रहा है? तो शिक्षा का अधिकार होगा, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भारतीय संविधान में कब से प्रारंभ की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में एक 86वें नंबर का संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। 86वें नंबर का संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब किया गया दोस्तों? 2002 में। यानी भारतीय संविधान में 86 नंबर का 2002 में संशोधन किया गया और उस संशोधन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या कर दी गई दोस्तों? व्यवस्था कर दी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 में, 22 में, किसमें आते हैं? 22 में। अनुच्छेद 22 में कहा गया है किसी अपराधी को, यानी किसकी बात करने जा रहे हैं? अपराधियों की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? अपराधियों की बात करने जा रहे हैं कि अनुच्छेद 22 में कहा गया है किसी अपराधी को अपने बचाव पक्ष की स्वतंत्रता, बचाव पक्ष की स्वतंत्रता अर्थात कोई अपराधी है तो उसे भी अपने बचाव पक्ष की क्या अनुच्छेद 22 के तहत स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। पहली स्वतंत्रता जैसे अपन करेंगे किसी दूसरे न्यायालय में, याद रखिएगा दोस्तों, दूसरे न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता कौन सी है? अपराधी को कि दूसरे न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता कौन होगी? दूसरे न्यायालय में वकील करने की स्वतंत्रता, यानी अपील करने की स्वतंत्रता, वकील करने की स्वतंत्रता और अपने बचाव के लिए नए गवाह करने की भी क्या दी गई है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी अनुच्छेद 22 में अपराधियों को अपने बचाव पक्ष हेतु
स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे दूसरे न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता, दूसरे न्यायालय में वकील करने की स्वतंत्रता और गवाह करने की स्वतंत्रता, यह भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है।